हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयंत एजुकेशन में। आ चुके हैं हम यूपी बोर्ड 2022 स्पेशल एक और नई वीडियो लेकर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड यानी 4 अप्रैल को आपके पेपर में 100% आ सकते हैं। और देख लीजिए वो कौन से हैं 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, डाउन सिंड्रोम क्या है। हम इन प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, यानी इनके आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है। इस पर टिप्पणी लिखिए, क्या है डाउन सिंड्रोम और इस पर टिप्पणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है और इस बार भी आ सकता है। फिर देखिए, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। समयुग्मजी क्या होता है और विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है, दोनों पढ़ना में। चारगाप का नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। फिर देख लीजिए प्रश्न नंबर 4। ये तो आप समझ सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा, हाई स्कूल में भी आता है कई बार। तो डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए तथा आरएनए में हमें अंतर जानना है। फिर अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट ही हैं सब। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आपके लिए आता हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये आए और आपको अच्छे नंबर देकर जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, अगर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो पहला प्रश्न अपना, डाउन सिंड्रोम क्या है और इस पर टिप्पणी लिखते हैं। तो देख लीजिए डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने सन 1866 में खोजा था। कब खोजा था? 1866 में। किसने? लैंगडन डाउन ने। बात करें होता क्या है, तो यह रोग 21वें जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स के एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो त्रिगुणता कहलाती। यानी बात की जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46। अब बात की जाए 21वीं जोड़ी, जो भी आपका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, ऑटोसोमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, जो कि क्या कहलाती है? त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर क्या हो जाती है? 47। या इसके कारण क्या हो जाती है, देख सकते हैं आप, 40 के स्थान पर क्या हो जाती है? 47। यानी एक गुणसूत्र एक गुणसूत्र की क्या होती है? अधिकता हो जाती है। इस कारण निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उसमें इस कारण ऐसे लक्षण दिख लेते हैं। यानी इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति, माथा चौड़ा, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचले होंठ आदि ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। इस कारण इसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। आपका ये 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है। तो समयुग्मजी जानते हैं, तो समयुग्मजी होता क्या है कि यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एलील, यानी कह सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी दोनों गुणसूत्र, यानी दोनों गुण कैसे होते हैं? समान। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, अथवा जब चलिए देखते हैं, तो प्रश्न नंबर तो देखिए प्रश्न नंबर 2, यानी समयुग्मजी क्या है और इस विषमयुग्मजी, दोनों के बारे में हमें अच्छे से जानना है। तो देखिए समयुग्मजी क्या होता है, यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील क्या होते हैं? समान होते हैं। अथवा जैसे कैपिटल टी, अथवा जब किसी पादप में कोई लक्षण यानी कई इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जीन समान होते हैं, तो यह पादप उस लक्षण के लिए समयुग्मी कहलाते हैं। क्या क्या देख सकते हैं कि जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जीन समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समयुग्मी। यानी किसी पादप के कारक या जीन समान होंगे, वह क्या कहलाएगा? समयुग्मी कहलाएगा।
फिर देखिए विषम एकजुड़ी क्या है, तो एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील क्या होते हैं, असमान। बस उसका उल्टा ही करना है हमें। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अवस्था, जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म अथवा जीन्स क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत होते हैं क्या कहलाता है, देख सकते हैं आप, विपरीत अवस्था प्रभावी होते हैं तो यह पादप उस लक्षण के लिए विषम युग्मजीवी कहलाता है। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 यानी चारगाप का नियम। चारगाप का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना हो सके अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में 100% आ सकता है। तो देखिए चारगाप का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर क्या होती है, देखिए एडेनिन की मात्रा किसके बराबर हो जाती है, थायमिन की, तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। एडेनिन की मात्रा किसके बराबर, थायमिन की, और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। और प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन, थायमिन व ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात विशिष्ट होता है। इसे चारगाप का नियम कहते हैं। यानी एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा, और एडेनिन और थायमिन की मात्रा, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात क्या होता है, विशिष्ट होता है। इसे चारगाप का नियम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में, यानी कई बार हर पेपरों में, और यानी कह सकते हैं हर साल या पूछा ही जाता है प्रश्न। तो देख सकते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो देखेंगे ये डीएनए और ये आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या होता है डीएनए, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, केंद्रक में। और यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं। यानी देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि वो कैसी, ये कैसी कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती हैं, अवस्था में पाई जाती है। ये सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। इसमें पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है, इसमें एपेंटोस शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। थायमीन क्षारक पाया जाता है और यूरेसिल अनुपस्थित होता है। और इसमें थायमीन क्षारक अनुपस्थित होता है, और क्या पाया जाता है, यूरेसिल। क्वेश्चन ही बनता है कि किसमें, डीएनए में है, डीएनए में क्या अनुपस्थित होता है, यूरेसिल। और थायमीन में यानी आरएनए में क्या पाया जाता है, थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यह सभी जीवों, देख सकते हैं, यह सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। और यह केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह केवल किसमें होता है, विषाणुओं में, वह जीवों तथा कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। यानी प्रश्न नंबर 5, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो दोनों में अंतर देखते हैं। क्या है, देखिए पहला है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। दूसरा देखिए, प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। इसमें क्या है, प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। ये शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। यानी जो शरीर के अंदर ही प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी होती हैं, वो खुद ही प्रतिरक्षी को विकसित करती हैं, ठीक है। जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इतनी प्रतिरक्षी तंत्र पाई जाती हैं, इस शरीर के अंदर ही क्या करती हैं, खुद प्रतिरक्षी को विकसित करती हैं। वो ये प्रतिरक्षी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाई जाती हैं, किसमें, बाहर से डालकर, यानी टीकाकरण द्वारा से डालकर बनाई जाती हैं। दूसरा देखिए, यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। यानी जो भी क्षमता है, यह क्षमता उत्पन्न होने, यानी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने में क्या लगता है, समय लगता है। लेकिन इसमें शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी ही प्राप्त हो जाती है, और डालते ही क्या लगती है, प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। फिर देखिए, यह लंबे समय तक बनी रहती है। कब तक, लंबे समय तक बनी रहती है। और यह कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती है, यानी जो काम खत्म होने के बाद ही क्या होता है, नष्ट हो जाती है। फिर देखिए, उदाहरण जैसे बात करें कि चेचक के प्रतिरक्षी, चेचक के प्रतिरक्षी। और इसमें बात करें उदाहरण की, जैसे टेटनस, पोलियो, टीबी आदि के टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षी, ठीक है।
ये हो चुके हमारे 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक और नए हो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब।